So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। अपने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, और इनको हम आज की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ बनाकर रखेंगे। जो भी चीजें बताई जाती है उन्हें नोट डाउन करें और घर से रिवाइज जरूर करें। तो चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं अपने होमवर्क के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक बिंदु डी पर कुल विद्युत क्षेत्र की गणना करें। और बिंदु डी जो है एक वर्ग के शीर्ष पर है, यानी कि एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर है। ठीक है, डी के अलावा जो बाकी तीन वर्टेक्स है उनमें माइनस क्यू चार्ज हमने रखा है, और यहाँ पर हमको डी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे। हमने बोला है अगर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके आजू बाजू आप देख लीजिए कितने चार्जेस हैं। ठीक है, और हर एक चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और सारे चार्जेस को हम क्या कर देंगे, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर देंगे, फिर वेक्टर सम कर देंगे, है ना। यही हमने पढ़ा था। तो चलिए इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा इसे सॉल्व भी करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। तो चलिए जो चीज आपने सॉल्व करी है उसे आप मैच करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले ए पर उपस्थित आवेश माइनस क्यू के कारण डी पर वैद्युत क्षेत्र, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा हुआ है। ए पर उपस्थित आवेश माइनस क्यू के कारण डी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है हम जानते हैं, इसे हम निकालते हैं फॉर्मूला से। इसको मैं लिख लेता हूं ई ए। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। आवेश कितना है, क्यू, माइनस का है, माइनस का साइन नहीं लेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस, ए और डी के बीच की डिस्टेंस, ए और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और डी के बीच की डिस्टेंस ए डी। समझ में आ गया। तो ए और डी की बात हम कर रहे हैं तो ए डी आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब ए डी कितना होगा, ए डी होगा हमारा ए सेंटीमीटर या ए मीटर, जो भी है दे रखा है हमको क्वेश्चन में, ए मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ए डी की जगह कितना रख देंगे, क्यू अपॉन ए न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम देखते हैं कि तीन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, ई बी पर उपस्थित आवेश के कारण और सी पर उपस्थित आवेश के कारण। बताओ सही बात है नहीं है। इस आवेश के कारण, इस चार्ज के कारण यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और इस चार्ज के कारण यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बताइए समझ में है, आ रही है नहीं आ रही बात। तो ई बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी डी, क्यू अपॉन बी डी, क्योंकि यहाँ पर बी है और यहाँ पर हमको डी पर निकालना है। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं BD, और BD दूरी जो कितनी है, BD दूरी है A न्यूटन प्रति कूलम। एक मिनट, BD जो दूरी होगी, BD जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। मैंने आपको बताया था A√2 होगा। ठीक है, BD दूरी जो है वो A√2 है। और आ जाते हैं EC पे, तो CD आ जाएगा इसमें, और CD देखो फिगर में, जो कि भुजा की वर्ग की एक भुजा है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर है, मतलब A आएगा। ठीक है, अब ध्यान से हम एक और चीज करते हैं इसमें, डायरेक्शन भी तो बतानी है। चलिए, तो देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो अवे फ्रॉम द फील्ड होता है। तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर इस ए वाले बिंदु से दूर की तरफ का ऐसा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। माइनस क्यू के कारण हमको ये इधर की तरफ देखने को मिलेगा, प्लस क्यू होता तो दूर की तरफ देखने को मिलता। ठीक है, अब अगर बात करें ईबी की अगर बात करें
तो बी के कारण ये भी क्या होगा, इधर की तरफ देखने को मिलेगा। और बात करें अगर ईसी की, तो सी के कारण क्योंकि ये भी नेगेटिव है तो ये भी आवेश की तरफ होगा। तो ऋण आवेश के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आवेश की तरफ होता है, और धनावेश के लिए आवेश से दूर की तरफ होता है। ठीक है, ये हमारा EA है, ये हमारा EB है, और ये हमारा EC है। डायरेक्शन लिख दूं, EA की दिशा जो है D से A की ओर है, B वाले की दिशा जो है D से B की ओर है, और EC की जो डायरेक्शन है वो D से C की ओर है। बताइए यहां तक की बात आपको समझ में आई नहीं आई? अब हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, बस इनका वेक्टर सम करना है। जल्दी से इतनी चीजें नोट डाउन कीजिए और फिगर बनाइए। चलिए, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे क्या करते हैं, इससे आगे हम एक जो स्टेप हर बार फॉलो करते हुए आ रहे हैं, एक पैटर्न हर बार जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसको ही फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। किस किस का, EA, EB और EC का। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिंदु D पर कुल विद्युत क्षेत्र E नेट इज इक्वल टू, E नेट इज इक्वल टू क्या होगा, EA, EB और EC का वेक्टर सम। ठीक है, अब इनका वेक्टर सम कैसे करते हैं, इनका वेक्टर सम कैसे करते हैं, ध्यान होगा आपको। अब तीन वेक्टर आ गए आपके पास, तीन में से पहले दो का वेक्टर सम करो और फिर उसको तीसरे के साथ वेक्टर सम करो, है ना। तो सबसे पहले मैं EA और EC का वेक्टर सम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं EA और EC का वेक्टर सम कर रहा हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और उसके बाद यहां पर वैल्यू रखेंगे हम। तो EA प्लस EC अगर मैं करूं, EA प्लस EC अगर मैं करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे सपोज मैं एक नया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, ED बोल देते हैं इसे, ED नहीं EX बोल देते हैं इसे, चलो ठीक है। कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं दो वेक्टर्स को जोड़ना, अगर सदिश योग करना है तो आप ऐसे करेंगे, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा, जहां थीटा क्या होगा, EA और EC था ना, EA और EC के बीच का कोण, और EA और EC के बीच का कोण देखिए जरा यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, EA और EC के बीच का कोण 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। बस तो कहानी हो गई हमारी पूरी। आप लिखेंगे, और EA और EB का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर है। देखो ये भी इतना है और EC भी इतना ही है ना। तो इसको मैं K लिख लेता हूं। ध्यान से देखेंगे इसके आगे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। इज इक्वल टू, EA जो है EC के बराबर है तो मैं K लिख ले रहा हूं दोनों को, ठीक है। K स्क्वायर प्लस 2 K और cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो 0 होता है तो लास्ट वाला पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, इसके आगे का सारा 0 हो जाएगा। K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर क्या होता है, 2K स्क्वायर, और 2K स्क्वायर मतलब K अंडर रूट 2। K तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और 2 अंदर रह जाएगा। अब K मैंने क्या रखा था, EA या EC दोनों बराबर थे तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर
और √2 न्यूटन पर कूलम। ये आया है आपका EX। EX क्या है? EX एक वेक्टर है जो EA और EC को जोड़ के आ रहा है। अगर मैं EX के डायरेक्शन की बात करूं, EX के डायरेक्शन की बात करूं, प्यारे बच्चों देखो जरा, EX के डायरेक्शन की अगर बात करूं तो इन दोनों के बीच से, EA और EC के बीच से होगी, ठीक। तो ये डायरेक्शन हमको देखने को मिल रही है किसकी? EX की। मतलब EA और EB को जोड़ करके हमने एक नया वेक्टर बनाया EX, जो कि इस डायरेक्शन में। अब हमको दिक्कत नहीं है, अब फाइनल हमको EA और EC को जोड़ करके जो आया वो यहाँ रखना है और उसको EB के साथ जोड़ देना है, ठीक है। देखिए जल्दी से नोट डाउन करें, फिर फाइनल में कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। दो वेक्टर हो गए फाइनली, EA और EC को तो हमने हटा दिया ना, जोड़ के हटा दिया, उसके बदले में EX आ गया। अब EX और EB देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन। अब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको जोड़ करके उनको सीधे सीधे जोड़ देना होता है, उनके मैग्नीट्यूड को हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर EB और EX को हम सीधे सीधे जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्टेंट हमको E नेट मिल जाएगा D पर। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें, फिर लास्ट पार्ट को करते हैं हम इस क्वेश्चन के। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब फाइनल हमको क्या करना है? फाइनल कैलकुलेशन में हमको EX और EC को, EB को कैलकुलेट करना है। देखिए किस तरीके से, ये इक्वेशन 1 थी ना, इक्वेशन 1 में जैसे ही आप ये वैल्यू डालोगे EA और EC को जोड़ करके EX आया तो ये बन जाएगा EX प्लस EB। तो बस E नेट हमको निकालने के लिए EX और EB को कैलकुलेट करना है। तो EX और EB आप देखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो कोण है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री होता है तो दोनों वेक्टर को सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। तो जो E नेट का मैग्नीट्यूड आएगा वो EX को और EB को डायरेक्ट जोड़ देने से। तो EX कितना आया था भाई? EX कितना आया था हमारे पास? देखो जरा ध्यान से, EX आया था हमारे पास ये। तो EX की ये वैल्यू जो है यहाँ पर डाल देंगे। EX आया था इतना, इतनी वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ये तो मैंने क्या बोला, EX की वैल्यू। अब EX की वैल्यू के साथ साथ हमको कौन सी EB की वैल्यू भी रखनी है। तो EB कहाँ निकाला था हमने? देखिए ध्यान से, EB यहाँ निकाला था। ये वैल्यू EB की, इसे आप रख दीजिए यहाँ पर। ये हो गया जी, बस। अब इसे फाइनली हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। चलिए, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे? इनके बीच में लगाएंगे प्लस। तो ये EX की वैल्यू है और उसके बाद EB की वैल्यू। देखेंगे जरा दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है। दोनों में कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। Q अपॉन A जो है दोनों में कॉमन है। तो इधर क्या बचता है? इधर ये Q अपॉन A चला गया तो √2/A बचेगा, और इधर क्या बचता है? इधर Q/A चला गया तो 1/√2 बचता है, ठीक है। तो ये निकल के आएगा √2A और √2 जो 2 प्लस A, ये निकल के आ रहा है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A स्क्वायर 2 प्लस A बाई √2 न्यूटन पर कूलम। और इसके डायरेक्शन की बात भी तो करेंगे, इसके डायरेक्शन की बात भी तो करनी है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो E नेट जो है परिणामी कितना इस पर विद्युत क्षेत्र, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन तीनों चार्जेस के कारण, वो तो हमें पता लग गया। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बट डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों इसकी? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो इसका परिणामी भी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो D से B की ओर हमको देखने को मिल रहा है, D से B की ओर। EA और EC को तो नहीं देखेंगे ना। अब EA और EC को हटा करके ही तो हमें AX बनाया। देखो ध्यान से, EA और EC को हमने एक बना दिया EX, ठीक है। अब EA और EC को नहीं देखना है आपको, अब EX को देखना है। EX के साथ EB बचा,
EX और EB दोनों की दिशा एक है, मतलब जो परिणामी होगा उनका वो भी उसी दिशा में होगा। जब आप दो लोग किसी एक चीज को एक ही तरफ की ओर खींचेंगे तो वो चीज उसी डायरेक्शन में आएगी। जब आप उसको अलग अलग डायरेक्शन में खींचेंगे तो वो फिर किसी तीसरी डायरेक्शन में जाएगी। तो जब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। दोनों वेक्टर्स की जो कॉमन डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, वही परिणामी की डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इस डी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए बी सी पॉइंट पर रखे चार्जेस के कारण। नोट डाउन करेंगे इसे। दो बिंदु आवेशों +4e वो +e को एक दूसरे से a मीटर दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। चलिए, ऐसा ही हमने क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फोर्स में करा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना है आपको। इट इज योर होमवर्क। ये आपका क्या होमवर्क है आज की डेट का। तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। अभी भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। भाई देखिए, एक +4e चार्ज है और एक हमने +e चार्ज रखा है। दोनों के जो बीच की दूरी दे रखी है हमें, वो दे रखी है a मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी a मीटर है। हमसे बोला जा रहा है कि इनके बीच का कौन सा पॉइंट होगा। इनके बीच का कौन सा पॉइंट होगा। सपोज वो पॉइंट ये P है। हमसे बोला जा रहा है कि ये P जो है कहां पर होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगे, इंटरेस्टिंग लगी होंगे, साथ ही साथ आपने नोट डाउन किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो आप घर से रिवाइज करके एक बार जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।